हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनिमलिया किंगडम को किस ग्रुप के अंदर कैटेगराइज कर रखा है। तो इसको शुरू में हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्रोटोजोआ के अंदर और मेटाजोआ के अंदर। प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं जो यूनिसेलुलर एनिमल हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, उनको इंक्लूड करते हैं। और मेटाजोन्स के अंदर आते हैं जो मल्टी सेलुलर एनिमल ग्रुप हैं, किंगडम है, फाइलम है, उनको इंक्लूड करेंगे। जिसमें फिर फर्दर दो कैटेगरी बना रखी हैं, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट फाइलम है पोरीफीरा, जिसके मेंबर्स होते हैं स्पॉन्जिज, वो आते हैं। और जो ट्रू मेटाजोअन्स हैं जिनको बोलते हैं यूमेटाजोआ, वो सारे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा से लेके फाइलम कोर्डेटा तक के मेंबर। तो ये एक जर्नल क्लासिफिकेशन स्कीम है एनिमलिया किंगडम के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि भाई एनिमल जो किंगडम है पूरा एनिमलिया, उसको 11 फाइलम्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जो इस सीक्वेंस के अंदर है: पोरीफीरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, एस्कीहेलमिन्थिस। प्लेटी को हम फ्लैटवॉर्म्स भी बोलते हैं इनको, और एस्कीहेलमिन्थिस को राउंडवॉर्म बोलते हैं। उसके बाद एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और सबसे एडवांस जो फाइलम है कोर्डेटा। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो ऑर्थ्रोपोडा है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है इन सारे फाइलम्स में एनिमलिया किंगडम के अंदर, और मुलस्का है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है कि लार्जेस्ट फाइलम एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, ऑर्थ्रोपोडा एंड मुलस्का। इसके बाद आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज के लेक्चर में एक्चुअल में हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि एनिमल या किंगडम्स के मेंबर्स को किन किन बेस पे क्लासिफाई कर रखा है, किन किन करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पे क्लासिफाई कर रखा है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, किस लेवल पे फंक्शन करती है, उसके बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है। तो फर्स्ट आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें एक्चुअल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं लूज सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में, कि मतलब सेल एक साथ प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो लूजली अरेंज हैं एक साथ में, और वो अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करने लग रही है। मतलब उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है सेल्स के अंदर। जो भी सेल्स हैं वो सारी हैं तो साथ में, बट वो अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करने लग रही हैं। वो मिल के एक टिश्यू नहीं बना रही, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने लग रही हैं। तो सबसे पहले एनिमलिया किंगडम में जो फाइलम पोरीफीरा है उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, कि इंडिपेंडेंट सेल के लेवल पे फंक्शनिंग हो रही होती है। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ क्या होगा कि जो सेल्स परफॉर्म कर रही हैं सेम काइंड का फंक्शन, वो अरेंज होके क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी। तो उसको हम बोल देते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फर्दर फाइलम है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। उसके बाद एक ये भी आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि टिश्यू हैं वो ग्रुप करके क्या बना गए, डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन भी बनने लग जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। तो ये सीक्वेंस में ही आगे बढ़ रहे हैं, पहले पोरीफीरा आया, सेकंड वाले में सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, तीसरे बारे में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटीहेलमिन्थिस आते हैं। फिर एक और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इनमें ऑर्गन भी आगे स्पेशलाइज होके क्या बना देते हैं, फंक्शनल सिस्टम्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम बनने लग जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर भी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे। तो ये अब इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ से कहाँ तक आता है। एस्कीहेलमिन्थिस से लेके कोर्डेटा तक इनके सारे मेंबर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। तो ये चारों अच्छे से याद करने हैं: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन का
बेसिस आता है बॉडी प्लान, कि हमने ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी है, वो उसका प्लान कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेस पे भी उनको क्लासिफाई कर रखा है। जैसा फर्स्ट आता है सेल एग्रीगेट्स। तो जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि इनकी बॉडी में क्या होता है कि सेल्स बस एक एग्रीगेशन बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, लेकिन हम उसको टिश्यू नहीं बोलते, क्योंकि वो सब सेम काइंड का फंक्शन नहीं करती, सब अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन शो करती हैं। वो जो सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन शो करती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ल्यूज सेल एग्रीगेट्स उनके अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसा देखने को मिलता है स्पोंजीज के अंदर, पोरीफेरा फाइलम के अंदर। उसके बाद सेकंड आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसमें क्या रहती है, उनकी बॉडी में एक ओपनिंग मिलेगी, सिंगल ओपनिंग उनकी बॉडी में बन जाती है, जो माउथ की तरह भी काम करेगी और एनस की तरह भी काम करेगी। मतलब बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग मिलेगी जिससे फूड एंटर भी करेगा और उससे जो फीकल मैटर है वो भी बॉडी से बाहर जाएगा। तो माउथ एंड एनएस दोनों की तरह सिंगल एक ओपनिंग बॉडी में काम कर रही होगी, तो ऐसा बॉडी प्लान बोला जाता है ब्लाइंड सैक। तो ये फॉलो होता है सिलेंट्रेट्स के अंदर और प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा बॉडी प्लान आता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इसका क्या मतलब है कि आउटर एक बॉडी अरेंजमेंट है जो एक्टोडम प्रेजेंट होती है, और अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है एंडोडम। तो इसको हम बोल देते हैं कि बाहर एक ट्यूब है और अंदर एक ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। लेकिन ये जो एंडोडम है वो गट बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, और ऐसी कैनाल बना रही है जिसकी दो सेपरेट ओपनिंग होती हैं, एक माउथ मिलेगा और एक अलग ओपनिंग मिलेगी एनस। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में दो सेपरेट ओपनिंग बनती हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, उनको हम बोलते हैं कि उनके अंदर कौन सा बॉडी प्लान प्रेजेंट है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम, प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट और स्टोम वर्ड का मतलब होता है माउथ। तो ये ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर जिनके अंदर दो ओपनिंग तो बनेंगी, लेकिन पहली ओपनिंग कौन सी अराइज होगी, माउथ बनेगी। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, गेस्ट्रुलेशन चल रहा होता है, तो इनके अंदर पहले कौन सी ओपनिंग बनेगी, माउथ पहले बनेगा। तो इनको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। इनके अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे, एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, ठीक है, ये वाले। उसके बाद आता है ड्यूटेरोस्टोम्स। तो स्टोम वर्ड का तो वही मतलब है माउथ, और ड्यूटेरो का मतलब है लेटर। इसका मतलब ये वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें पहले कौन सी ओपनिंग बनेगी, एनस पहले अराइज होगा इनके अंदर, ठीक है। तो हम जो कोर्डेट्स के अंदर आते हैं मैमल्स, तो हमारे अंदर भी यही है। और कौन सा एक और फाइलम है जो ये फीचर हमारे साथ शेयर कर रहा है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो इस फीचर की वजह से बोला जाता है कि इकाइनोडर्मेटा कोर्डेट्स के ज़्यादा पास में है, ठीक है, उनसे फीचर शेयर करने लग रहे हैं, ठीक है। और ऑर्थ्रोपोडा, एनालिड्स, मोलस्का वो इस फीचर से तो कोर्डेट से काफ़ी दूर हैं, लेकिन ड्यूटेरोस्टोम में इकाइनोडर्मेटा कोर्डेट के साथ आ रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ड्यूटेरोस्टोम्स वाला। तो ये था बॉडी प्लान। उसके बाद तीसरा बेसिस आता है जम्प्स लेयर, कि जम्प्स लेयर के बेस पे भी हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रखा है। तो जम्प्स लेयर होती हैं एम्ब्रियोनिक लेयर, कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है तो उस टाइम पे एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं वो अरेंज हो जाती है आउटर एम्ब्रियोनिक लेयर में और इनर एम्ब्रियोनिक लेयर में। तो उसके बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म है, इसमें वर्ड है डिप्लो, डिप्लो का मतलब है टू और ब्लास्टिक का मतलब है लेयर। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है। तो उनमें आउटर साइड में एक्सटर्नली कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर मिलेगी, एक्टोडर्म, ठीक है। जो सेल्स हैं वो अरेंज हो गई दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, तो बाहर की तरफ जो एम्ब्रियोनिक लेयर बनी उसको क्या बोला, एक्टोडर्म, और जो अंदर की तरफ उनमें लेयर बनी उसको क्या बोला, एम्ब्रियोनिक लेयर बनी एंडोडर्म, ठीक है, इंटरनली वो बन जाती है। और इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आउटर साइड में तो एक्टोडर्म मिलेगी, अंदर वाली साइड एक्टोडर्म मिलेगी, लेकिन बीच के अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी होती है जिसको बोलते हैं मीजोगिलिया। ये कैसी लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ये फंक्शनली एक्टिव नहीं होती, अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक, अनऑर्गेनाइज अनडिफरेंशिएटेड है। तो ये एक जिलेटिनियस लेयर लाइक होती है, जेली लाइक होती है, जो एक्टो और एंडो को बीच में जोड़ने का काम करती है। जो ये रेड मार्किंग से दिख रही है ये वाली मीजोगिलिया इसके अंदर, तो ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। तो बोला जाता है कि एम्ब्रियोनिक लेयर तो बस दो ही बन रही है, आउटर एक्टोडम, अंदर वाली साइड में एंडोडम, और उनको जोड़ने के लिए बीच में अटैच करने के लिए जिलेटिनियस एक लेयर है,
ए सेलुलर लेयर है, मतलब ये सेल्स की नहीं बनी हुई है। अगर सेल्स की बनी हुई होती तो इसको काउंट कर लेते, फिर तो 3 लेयर हो जाती। ए सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड एक जिलेटिनियस मेम्ब्रेन है मीजोगिलिया, जो इनके इन बिटवीन प्रेजेंट होती है। तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में फर्स्ट टाइम कौन आ रहा है? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। पोरीफीरा इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि पोरीफीरा के अंदर तो टिश्यू 2 लेयर बन गई, मतलब सेल्स आउटर लेयर में इनर लेयर में अरेंज हो गई एक्टो एंडो, इसका मतलब तो टिश्यू बनने लग गया। तो उनके अंदर टिश्यू तो होता नहीं है, उनके अंदर तो सेल्स ही अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करती हैं, तो वो डिप्लोब्लास्टिक में काउंट नहीं होते। उसके बाद आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो ट्रिप्लो का मतलब है 3 और ब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर, जर्मिनल लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर होंगी, बाहर की तरफ एक्टोडम और इनसाइड एंडोडम, और बाद में उनके इन बिटवीन, एक्टो और एंडो के इन बिटवीन कौन सी लेयर अराइज हो जाएगी? मीजोडम अराइज हो जाएगी। ठीक है, जो कि पूरी डिफरेंशिएटेड लेयर होगी, अपने आप में कंप्लीट लेयर होगी एक्टो एंडो के बीच में। तो आउटर साइड में एक्टोडम, अंदर एंडोडम, बीच में क्या मिलेगी? मीजोडम मिलेगी। तो वो ऑर्गेनिजम्स बोले जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कोर्डेटा तक सारे के सारे किस में इंक्लूड हो जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में। तो जो फर्स्ट है प्लेटी, ये ज़्यादा अच्छे से याद करना है, इनसे रिलेटेड ज़्यादा होता है कि फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट डिप्लो कौन है, फर्स्ट ट्रिप्लो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद करना रहता है। तो ये थर्ड फीचर था जर्म लेयर। उसके बाद फोर्थ एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है जिस पे कई बार क्वेश्चन आता है, सीलोम। ठीक है, तो सीलोम को जनरली हम बोल देते हैं बॉडी केविटी। लेकिन ये कौन सी बॉडी केविटी होती है? पूरी डेफिनेशन क्या होती है सीलोम की, कि ऐसी बॉडी केविटी जो कैसे बनी हो? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम, कि जो थर्ड एम्ब्रियोनिक लेयर थी मीजोडम, उसके स्प्लिट हो जाने से, 2 साइड में स्प्लिट हो जाने से बीच में जो बॉडी केविटी अराइज हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे, ट्रू सीलोम बोलते हैं, ट्रू बॉडी केविटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं एसिलोमेट, इसमें ए वर्ड का मतलब है विदाउट, और सीलो मतलब बॉडी केविटी। तो ये हैं विदाउट बॉडी केविटी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बॉडी केविटी क्या मिलेगी? एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मेंबर कौन आते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस। अब प्लेटी के अंदर तीनों लेयर प्रेजेंट है, आउटर साइड में एक्टोडम है, बीच में मीजोडम है, और इनसाइड ये ब्लू कलर से एंडोडम है। लेकिन इनके अंदर ये मीजोडम है स्प्लिट नहीं होने लग रही, कंप्लीट कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे बॉडी केविटी तो इसके अंदर एब्सेंट है, मीजोडम तो स्प्लिट हो ही नहीं रही, तो मीजोडम की स्प्लिटिंग से तो कोई केविटी अराइज हो ही नहीं रही। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या बोले जाते हैं? एसिलोमेट। ऐसे जनरली हम लिख देते हैं कि भाई पोरीफीरा से लेके प्लेटी तक सारे के सारे कैसे मेंबर हैं? एसिलोमेट। बट एक्चुअल में सीलोम की डेफिनेशन होती है मीजोडम की स्प्लिटिंग से अराइज होने वाली केविटी। तो मीजोडम तो फर्स्ट टाइम पे किन के अंदर प्रेजेंट है? ट्रिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट टाइम पे कौन होते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस। तो मीजोडम उनके अंदर ही अराइज होती है, लेकिन उनके अंदर वो स्प्लिट नहीं होती, 2 लेयर में आउटर इनर में स्प्लिट नहीं होती, कंटिन्यूस लेयर रहती है, तो कोई स्पेस अराइज नहीं होगा, तो वो बोले जाएंगे एसिलोमेट। उसके बाद दूसरा आता है सूडो सिलोमेट। ये वाला भी कई बार क्वेश्चन आता है। सूडो मतलब फॉल्स, सिलोमेट मतलब केविटी, मतलब इनके अंदर फॉल्स केविटी बन जाएगी। केविटी तो बनेगी लेकिन वो मीजोडम की स्प्लिटिंग से नहीं बनेगी, केविटी तो बनेगी बट मीजोडम स्प्लिट नहीं होगी। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इनमें आउटर एक्टोडम मिलेगी, अंदर ये एंडोडम मिलेगी, और बीच में मीजोडम प्रेजेंट तो होगी लेकिन वो स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ये कैसे प्रेजेंट है? पाउच की फॉर्म है, स्कैटर्ड पाउचेज हैं इन बिटवीन द एक्टो एंड मीजो। ठीक है, और ये केविटी बनने लग रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इस केविटी में आउटर साइड में कौन आ रहा है? एक्टोडम, और इन साइड में कौन आने लग रहा है? एंडोडम। तो ये तो ऐसी केविटी हो गई ये वाली जिसके आउटर साइड में कौन लाइन कर रहा है? एक्टोडम, और इन साइड में कौन लाइन करने लग रहा है? एंडोडम, और बीच बीच में स्कैटर्ड फॉर्म में कौन प्रेजेंट है? मीजोडम। तो इसको तो हम ट्रू बॉडी केविटी बोल नहीं सकते, केविटी तो है बट मीजोडम की स्प्लिटिंग से अराइज होने वाली केविटी नहीं है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल देते हैं? सूडोसिलोमेट। अब ये बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। एस्की हेलमिंथिस मतलब राउंड वॉर्म्स। तो जो राउंड वॉर्म्स हैं वो कैसी सिलोमेट कंडीशन शो करते हैं? सूडोसिलोमेट, फॉल्स केविटी, मीजोडम है बट स्प्लिट नहीं होती, स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में इनमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद तीसरा आता है यूसिलोमेट। यहाँ यू वर्ड का मतलब है ट्रू,
सीलोमेट मतलब सीलोम। तो ट्रू बॉडी केविटी इनके अंदर बनती है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूसिलोमेट। तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है कि बॉडी केविटी जो किससे लाइंड हो, दोनों साइड किससे लाइंड हो, मीजोडर्म से, मतलब मीजोडर्म इनर और आउटर लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ये इसका डायग्राम दिखा रखा है, इसमें आउटर ये एक्टोडर्म है, अंदर ये ब्लू कलर वाली एंडोडर्म लेयर है, और ये मीजोडर्म स्प्लिट हो गई आउटर लेयर में, ये वाली आउटर पार्ट इसका, और ये रेड इनर वाला पार्ट है, इनर मीजोडर्म एंड आउटर मीजोडर्म में स्प्लिट हो गई, ये इनर मीजोडर्म और ये वाली आउटर मीजोडर्म। और इन दोनों मीजोडर्म्स के इन बिटवीन ये वाला जो स्पेस बना, ये वाला क्या बोला जाता है, सीलोम बोला जाता है, ट्रू बॉडी केविटी बोला जाता है, जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से अराइज होने लगी है। ठीक है, तो एनालिडा से लेके और कोर्डेटा तक सारे के सारे जो फाइलम हैं वो ट्रू सिलोमेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना है। ए सिलोमेट में प्लेटी हेलमेंथिस आते हैं, सूडो सिलोमेट में एस्की हेलमेंथिस आते हैं, यही ज़्यादा पूछा जाता है। और ट्रू सिलोमेट में फर्स्ट कौन आता है वो याद कर लेना, उसके बाद तो सारे आएंगे। एनालिडा से लेके कहाँ तक के मेंबर, कोर्डेटा तक के सारे मेंबर ट्रू सिलोम शो करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जिस पे क्वेश्चन एंट्रेंस में ज़्यादा आता है। उसके बाद एक और फीचर है क्लासिफाई करने का, सिमेट्री। तो सिमेट्री में तीन तरह की सिमेट्री शो होती है। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनकी बॉडी को अगर आप डिवाइड करो और अगर वो इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हाफ में डिवाइड ही ना हो सके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जनरली क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्पॉन्जीज के ज़्यादातर मेंबर होते हैं वो इरेगुलर बॉडी शेप शो करते हैं। तो अगर हम उसको सेंटर से, उसकी बॉडी के सेंटर से कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसी बॉडी सिमेट्री क्या बोली जाती है, एसिमेट्रिकल्स, और ऑर्गेनिजम्स को बोल देते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। फिर दो मेन सिमेट्री में एक आती है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या रहती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और आप उसके बॉडी के सेंटर से उसको कट कर रहे हो, चाहे किसी प्लेन में कट कर लो उसको, चाहे लॉन्गिट्यूडनली कट करो, हॉरिजॉन्टली कट करो, वैसे ट्रांसवर्स कोई किसी पर्टिकुलर प्लेन में कट कर लो, ऑलवेज वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसकी बॉडी ऑलवेज टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो ऐसी बॉडी सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल बॉडी सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है ऑर्गेनिजम्स जो डिवाइड हो जाए टू आइडेंटिकल हाफ, बट किसके अंदर, इन एनी प्लेन। आप कैसे भी कट करो उसको, बस वो जो प्लेन है कट करने का वो सेंटर से जाना चाहिए, उसकी बॉडी के सेंटर से जाना चाहिए, और वो ऑलवेज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री को बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। और ये शो होती है सिलेंट्रेट्स में और टीनोफोरा में। वैसे ज़्यादातर फीचर जो सिलेंट्रेट्स शो करेगा बेसिस में, वो सारे के सारे टीनोफोरा भी शो करता है, साथ में रहता है। उसके बाद थर्ड आती है बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें कि अगर आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करोगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो हो जाएगा, बट सिर्फ एक प्लेन के अंदर ही। ठीक है, कि मैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करूं और वो अगर इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, बट ओनली इन वन प्लेन, कि मैंने किसी को लॉन्गिट्यूडनली, जैसे ह्यूमन्स हैं हम हैं, तो अपने को कोई ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करे तो दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन बीच में से कोई हॉरिजॉन्टली अपनी बॉडी को कट करे तो दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल। तो इसमें ये वर्ड याद रखना है, ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, वन प्लेन में कट करेंगे तो ही दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे। तो प्लेटी से लेके कोर्डेटा तक के जो सारे मेंबर्स हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक्सेप्शन है जो कई बार एंट्रेंस में पूछा जाता है स्पेसिफिकली, इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में क्या है, एक तो उसकी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और दूसरे उसकी अडल्ट स्टेज है। तो जो अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स हैं, इकाइनोडर्मेट्स में स्टारफिशीज आती हैं, तो जो अडल्ट उनके मेंबर हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और जो लार्वल स्टेज इकाइनोडर्मेट्स में होती हैं उनके लार्वा, वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री ज़्यादा एडवांस मानी जाती है, मतलब कि इकाइनोडर्मेट्स के अंदर उनका लार्वा सिमेट्री के हिसाब से ज़्यादा एडवांस रहता है एज कम्पेयर टू देयर अडल्ट स्टेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है इकाइनोडर्मेट से रिलेटेड जो कई बार पूछा जाता है, कि लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं जबकि अडल्ट हैं वो प्रिमिटिव टाइप की सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, तो मैं रेडियल सिमेट्री में किसको भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा। बट इकाइनोडर्मेटा के कौन से मेंबर, अडल्ट वाले जो मेंबर हैं वो शो करेंगे। और यहाँ कोर्डेटा में बीच में किसको भी ऐड कर सकते हैं, इकाइनोडर्मेटा
बाइलेटरल में, बट उसके कौन से इंडिविजुअल लार्वल स्टेज वो वाले काउंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है सिमेट्री के बेस पे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड वो देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम है वो कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। तो ऑर्थ्रोपोड तो फर्स्ट लार्जेस्ट है, ये तो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसी के हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑर्थ्रोपोड्स की है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट होता है मोलस्का। तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का सी, ठीक है। उसके बाद आता है सूडोसिलोमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सूडोसिलोमेट मेंबर्स। तो इनमें से सूडोसिलोमेट कौन शो करता है, तो सूडोसिलोमेट्स इनके अंदर कौन आएगा, राउंड वॉर्म्स। स्टारफिश है ये तो किसका मेंबर हो गया, इकाइनोडर्मेटा। एप्पल स्लेन किसका मेंबर हो गया, मोलस्का। अर्थवॉर्म है वो किसका मेंबर हो गया, एनालिडा। और राउंड वॉर्म्स हैं ये कौन आ गए, एस्कीएलमेंथिस, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सूडोसिलोमेट्स में बस एक ही फाइलम आता है, एस्कीहेलमेंथिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सूडोसिलोमेट्स का राउंड वॉर्म डी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोला है प्रोटोस्टोम्स बताना है। प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्टोम मतलब माउथ, वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें पहले माउथ अराइज होता है, माउथ वाली केविटी बनती है। और कौन से बताने हैं, जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, साथ में एक्जोस्केलेटन जिनका काइटिन का बना हो, ठीक है। दो हिंट दे रखे हैं इसमें कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं और एक्जोस्केलेटन जिनका काइटिन का बना हुआ हो, ठीक है। तो पहले देखो प्रोटोस्टोम्स में कौन कौन पड़े थे, प्रोटोस्टोम्स में, तो प्रोटोस्टोम में कौन आ रहे थे, एनालिड्स आने लग रहे थे, उसके अलावा ऑर्थ्रोपोडा आ रहा था, उसके अलावा मोलस्का। तो ये सारे प्रोटोस्टोम्स के अंदर थे, ठीक है, जिनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। तो इसमें बोलने लग रहा है काइटिन का एंडोस्पर्म है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये दोनों फीचर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स के मेंबर में। काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है ना, हार्ड उनकी आउटर बॉडी कवरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थ्रोपोड्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, कॉमन फीचर बताने हैं बिटवीन पोरीफेरेंस, निडेरियंस, टीनोफोरा एंड प्लेटी। कॉमन फीचर बताना है जो पोरीफेरा में भी मिले, निडेरिया में भी मिले, टीनोफोरा में भी मिले और प्लेटी में भी मिले। तो पहला तो बोला बाइलेटरल सिमेट्री, तो पोरीफेरेंस तो एसिमेट्रिकल होते हैं। निडेरियन में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री, प्लेटी में बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये वाला फीचर तो कॉमन नहीं है। दूसरा कह रहा है यू मेटाजोआ मतलब ट्रू मेटाजोअन्स, तो पोरीफेरा तो ट्रू मेटाजोअन्स में नहीं आता, ये पैराजोआ में आता है, ठीक है। यू मेटाजोआ में निडेरिया से आगे के सारे मेंबर आते हैं, तो ये वाला भी कॉमन फीचर नहीं है। डी बोलने लग रहा हूँ, पहले मैं डी को बता रहा हूँ। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन, तो ऑर्गन फर्स्ट टाइम पे किन के अंदर बनते हैं, प्लेटी। निडेरिया, टीनोफोरा, इन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और पोरीफेरा में तो सेलुलर लेवल ही होता है, तो ये फीचर भी कॉमन नहीं है। फिर सी वाला बीच में बता रहा अब्सेंस ऑफ सीलोम, कि सीलोम अब्सेंट रहती है। हाँ ये वाला सही फीचर है, इन सारों के अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होती। तो जनरली हम इन सारों को क्या बोल देते हैं, ए सीलोमेट। ये सारे के सारे मेंबर कैसे हैं, ए सीलोमेट्स मेंबर है, ठीक है। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ जो क्वेश्चन नंबर है। फिफ्थ क्वेश्चन कहने लग रहा है कि एक एनिमल फाइलम विद हाईएस्ट डाइवर्सिटी एंड नंबर ऑफ स्पीसीज, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। 1 सेकेंड। तो एनिमल फाइलम विद हाईएस्ट डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में मिलेगी, नंबर ऑफ स्पीसीज किस में मिलेगा। तो ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, किन के अंदर मिलेगा, ऑर्थ्रोपोडा। उनके अंदर सबसे, एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑर्थ्रोपोडन्स के मेंबर्स शो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस एमएससी एंट्रेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आज का मेन टॉपिक पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड।